और राजस्थान में देखो, पहले तो आप में से कितने जनजाति ये बताओ मुझे। जनजाति जनजाति, अरे जनजाति कौन कौन है आप में से? 1 2 3 4, हाँ और भी है क्या? लड़के हैं क्या जनजाति? और बताओ देखिए। तो जनजाति वालों ये बताओ मुझे, जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति क्या होती है बताए? हाथ खड़ा करें, कोशिश तो करो, बताओ कौन बता सकता है? ऐसे गुणमुण मुणमुण नहीं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताओ भाई जनजाति ये होती है। नहीं, वो जनजाति होती है इसलिए एसटी एससी में आती है, एससी में नहीं एसटी में। एसटी होती है इसलिए जनजाति थोड़ी होती है। एसटी में आती है इसलिए जनजाति होती है, या जनजाति होती है इसलिए एसटी में आती है? एसटी पहचान थोड़ी उसकी। हाँ अलग, क्या बोल रहे हैं अलग? 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा ठीक है। और बताओ, देखो अब सुनो मेरी बात, अब सुन लो, सुन लो, ठीक है, ओके हो गया। ये होता है मुख्य भूभाग, ये है मुख्य धारा। क्या है ये? यानी समाज मान लेते हैं आपका, ये जो भागी है ना, ये एक क्या है? क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो मुख्य मार्केट है, मुख्य जगह है, वहां पर रहने वाले जो सामान्य लोग हैं आपस में आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक, मिल बैठ के कोई समारोह करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ये एक अलग समाज का एक अलग ग्रुप है। और एक इनसे मान लेते हैं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, चाहे वो पहाड़ों पे हो सकती है, चाहे वो जंगलों में हो सकती है, चाहे वो ऐसी जगह पे हो सकती है जहां की रेगिस्तान है, मरुस्थल है। और वहां पर वो अलग रहते हैं, उनके रीति रिवाज परंपराएं थोड़े अलग हैं, उनकी स्थितियां जो है वो थोड़ी अलग हैं। और वो समाज का जो ये समाज है ना, ये इसमें भी आना जाना उनका क्या है? बहुत कम, बहुत ही कम। ऐसे लोगों को कहते हैं जनजाति। तो समाज की मुख्य धारा से दूर रहकर अपनी अलग संस्कृति, अलग व्यवसाय, और ज्यादातर व्यवसाय क्या होते हैं? वनों पर निर्भर, वन बोले जंगलों पर निर्भर, उनको कहते हैं जनजाति। अब कई जनजाति हमारे राजस्थान में है, जैसे कि भील है, मीणा है, डामोर है, ग्रासिया है, सासी है, कंजर है ना? हाँ कई है ना। मीणाओं को तो क्या जनजाति मानते? मीणा तो अपने जैसे ही हो गए, यहाँ तो मीणा ही होंगे। मीणा तो सारे, हाँ अपराधी होते हैं? नहीं नहीं, फालतू बात नहीं। ऐसे क्या मतलब, पता नहीं कहां से तुम पढ़ के आते हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, शांति रखो, शांति रखो, एडवांस नहीं चलना, समझो सुन नहीं। अरे मेरी बात को सुनो, और आप अपने अंदाजे मत लगाओ। आप पढ़ने आए हो कि नेतागिरी करनी है? पढ़ना है ना अपने को, तो बस तो लिखा है वो मैं समझा देता हूँ। अभी आप ज्यादा होशियारी है क्या? क्या मतलब इस चीज से? जाति वाली बातें करनी नहीं, ठीक है? अभी सुनो मेरी बात। तो जनजातियों की बात अपन कर रहे हैं। जनजातियों का क्या मैं बाहर कर दूंगा, एक भी बोले दूंगा, दैट्स इट। जनजातियों को अपने को क्या समझना है कि वो समाज की मुख्य धारा से क्या होते हैं? अलग, अलग तरह की रीति रिवाज परंपराएं, अलग तरह का व्यवसाय, अलग तरह का पेशा, ठीक है? अपने दिमाग में चीजें जो हैं उनको क्लियर रखो, बाद में बहुत दुख देंगी ये चीजें। अगर दिमाग में कुछ गलत फहमियां पाल ली तो बाद में आपको एग्जाम में भी, आप कहीं इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में भी, और जीवन के हर क्षेत्र में आपको परेशानी आ जाएगी। चीजों को क्लियर रखो दिमाग में, साफ। तो जनजाति के बारे में पहले तो जो भी विचारधाराएं हैं ना मन में, उनको निकाल के बाहर फेंको। जनजाति कौन है? जो सबसे पहले रहने लगे उनको आदिवासी कहते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर जो रहने लगे इस भूमि पर, वो कौन है? आदिवासी। और उन्हीं को कहते हैं कौन? जनजाति। पहली बात।
दूसरी बात, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज पृथक होते हैं, क्योंकि उनको मुख्य समाज से क्या लगता है, उनको डर, उनको मुख्य समाज से लगता है कि ये अपने लिए क्या हो जाएंगे, घातक। तो जनजातियों की स्थिति ये थी कि ये ज्यादातर वनों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर? वनों पर। अब राजस्थान में बहुत सारी जनजाति थी, लेकिन सर्वाधिक जो जनजातियां थी वो भील और मीणा थी, ठीक है। अब इन जनजातियों ने विद्रोह की, आंदोलन किए। अपने को समझना है आंदोलन क्यों किए। तो क्या आप सोच सकते हो भाई क्यों किए होंगे आंदोलन? तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या होता था, समाज अपने रह रहा है, जनजाति अपने रह रही है। ये जनजाति है, जंगल में से लकड़ी ले ली, आग जला ली, जंगल में से फल फूल ले लिए, जंगल में से जानवर ले लिए, जंगल में से ही जो भी जरूरत की चीजें हैं, लाख गोंद ऐसी चीजें ले ली, और जमीन में जो है खेती कर ली, जंगल काट के, और इस तरह से अपना गुजारा कर ली। यानी इनको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये कहां जाए, यहां जाए, ठीक है। अब मान लो इनके कभी संसाधनों की कमी हो गई, पहली बात तो इनमें शिक्षा का कोई लेना देना ही नहीं था। ये समाज है, इसमें क्या क्या है, शिक्षा है, ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपको ये पहचान हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, ये शिक्षा है। तो ये शिक्षा किसके पास है? मुख्य धारा के लोगों के पास। इनके पास है क्या? नहीं। इनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, बीमार हो जाए तो दवाई है। इनके पास क्या है? जड़ी बूटियां हैं। ये जो किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे जो इनके जानता होगा थोड़ा बहुत, फिर वो किसी पेड़ की पत्तियां तोड़ेगा, किसी पेड़ की जड़ें उखाड़ेगा और फिर दवाई बनाएगा और देगा। आदमी ठीक है, जी गया तो जी गया, और नहीं तो अल्लाह मियाँ के घर। तो कहने का मतलब यह है कि उनके ज्ञान, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, उनके पास संसाधनों का अभाव। यहां पे आपको क्या मिलेंगी? सड़कें मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी? यहां पे आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, यहां पे आपको संचार के साधन मिल जाएंगे, यहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। इनको कपड़ों की जगह क्या लपेटने हैं? पत्ते लपेटने। इनको सड़कों की जगह किस पे चलना है? पथरीले रास्तों पे चलना। तो ये सारी व्यवस्था इनकी क्या थी? अलग। इनको कहते थे जनजाति। अब ये कभी, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनको नहीं पता है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। इनको लग रहा है कि इस आदमी के पास कुछ है, ठीक है, और वो मेरे पास नहीं है, तो अपन क्या करना है, इसको, इस जो भी है उसके पास, उसको क्या कर लेना है? चुरा लेना है। उनको नहीं पता कि चोरी गलत काम है, अच्छा काम है क्या? आज तक आदिवासी क्या करते हैं? महुआ जो पेड़ होता है, महुआ के पेड़ से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और महुआ के पेड़ से शराब बना के पीते हैं, और उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही उचित काम है। सरकार आज भी उनको समझा रही है कि नालायकों रुक जाओ, बन गई, बहुत बन गई, अब तो रुक जाओ, अब ये देखो बनी बनाई पी लो, दुकानों को मिल रही है। लेकिन वो क्या करते हैं? बनाते हैं। आज भी कई आदिवासी लोग इस मामले में पकड़े जाते हैं। सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, भोर नहीं, नया सवेरा। सरकार ने कार्यक्रम, आपके पूछेंगे कभी एग्जाम में, नया सवेरा कार्यक्रम का संबंध किससे? तो नया सवेरा लोगों को कार्यक्रम चला के सरकार कह रही है कि भाई ये हथकड़ शराब देसी बनाते हो ना, इसको छोड़ दो। उनको समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा का क्या है? अभाव। अपने को मानवता की तरह सोचना चाहिए। वो चोरी क्यों करते थे? क्योंकि उनको नहीं पता था कि चोरी क्या होती है, गलत। वो हमेशा से जंगल में जानवरों को मार के खाते थे। उनको यही पता था कि बाहर से कोई भी आता है और वो हमारे इलाके में घुसता है तो वो कौन है? दुश्मन। वो हमारा, जो हमारा व्यक्ति नहीं, वो कौन है? दुश्मन। उसको क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। उनको नहीं पता कि बाहर ऐसे लोग मिलजुल के रहते हैं, कि सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन जब पता चला, जैसे अपने मीणा जनजाति का उदाहरण ले लो, शिक्षा हुई, शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, समझदार हो गए। आज आपके किसी भी शहर में आप चले जाओ, बड़े शहर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, आपको एक साथ सभी समाजों के लोग, सामान्य जातियां, भाई एक तरफ ब्राह्मण का मकान होगा, मीणाओं का मकान होगा, पड़ोस में रह रहे होंगे, बढ़िया आते जाते हैं, बढ़िया मिलते जुलते हैं, कोई तरह की दिक्कत है क्या? अब वो चोरी चकारी करते हैं क्या? अपराध करते हैं क्या? नहीं करते। तो अपराध हमेशा अशिक्षा से आते हैं।
आपको क्या लगता है जितने भी अपराधी हैं जेलों में बंद हैं उनसे जाके बात करो एक बार, उनमें से ज्यादातर कौन निकलेंगे? जिनको शिक्षा नहीं मिली, ज्यादातर। हालांकि कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं जिनकी प्रवृत्ति अपराध की होती है, वो अलग, वो तो सब में मिलती, लेकिन अपराधी मूलतः कौन होते हैं? जिनको शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा का जिनमें अभाव, जिनको गरीबी मिली है। गरीबी बहुत बड़े अपराध की क्या होती है। अरस्तु के बारे में जानते हो क्या? अरस्तु नाम सुना है क्या? अरस्तु ने कहा था कि गरीबी अपराध और क्रांति की जननी है। अपराध कहां से होते हैं? गरीबी। जितने भी गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपराध। यही कारण है कि आप कच्ची बस्तियों में जाओगे, गरीब बस्तियों में जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? अपराधी। अपराध करेंगे। क्यों? क्योंकि गरीबी है। एक तरफ वो देखते हैं कि कोई जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, बढ़िया एसी वाले कमरों में रह रहे हैं, और एक तरफ वो हैं जिनको गर्मियों में धूप में छाया भी मुश्किल से मिलती है, तो वो क्या करेंगे? अपराध करेंगे। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। लेकिन अब हम, चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास, और इतिहास में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? जनजातियों के आंदोलन। तो हमको ये समझना चाहिए कि आखिर जनजातियों के आंदोलन कैसे हुए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। पहले तो प्राचीन काल में स्थिति क्या थी कि जनजाति अपने जंगल में रहती थी, बाकी के लोग समाज में रहते थे, और दोनों के कोई इंटरेक्शन नहीं था, दोनों का कोई मिलना जुलना नहीं था, दोनों अपने अपने काम करते थे। जनजातियों को शहर से कोई काम नहीं था, शहर वालों को जंगल से कोई काम नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जंगल जाता था तो वो या तो बहुत सारी सेना लेके जाता था, जिससे कोई मिल जाए भील भाल तो फिर उनसे लड़ सके, या फिर जाता ही नहीं था। तो ये स्थिति थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कहा, भाई ये तुम जगह जगह ये जंगलों को काट के आग लगा के खेती कौन करता है? तो राजाओं ने बताया, साहब हमारे आदिवासी रहते हैं जंगल में, वो करते हैं। कि नहीं नहीं ये तो गलत है, इससे तो पेड़ ही नहीं बचेंगे, और पेड़ नहीं बचेंगे तो क्या नहीं बचेंगे? जंगली जानवर, और जंगली जानवर नहीं बचेंगे तो हम शिकार कहां करेंगे? उस टाइम पे अंग्रेज और राजा, ये इनका मुख्य जो काम था, मुख्य मनोरंजन का काम क्या था? शिकार का। शिकार करते थे, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप थे क्या? यूट्यूब नहीं थे ना। मनोरंजन किससे करेंगे? मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन क्या था? शिकार। शिकार करते थे। शिकार करने के लिए क्या चाहिए? जंगल। और जंगलों को कौन काट रहा है? आदिवासी। वो एक तरफ काटते थे, फिर वहां खेती करते थे, थोड़े दिन वहां से करके फिर आगे बढ़ जाते थे, फिर वहां वाला काट देते थे। यानी वो कर्तन और दहन। कौन सी कृषि करते थे? कर्तन और दहन के, जिसे झूम खेती कहते हैं, जिसे आप चिमाता, दजिया और वालरा कहते हैं। पहाड़ों पे करो तो चिमाता, मैदानों में करो तो वालरा। ठीक है। तो इस तरह से दजिया, वालरा, इस तरह से ये जो काम होता था, इससे पर्यावरण छोड़ो, पेड़ों को क्या होता था? नुकसान। अंग्रेजों ने कहा इस पर रोक लगाओ। अंग्रेजों ने नए कानून बनाकर उनको रोक। दूसरा काम, आदिवासियों के देखो जैसे इलाके होते थे, क्षेत्र, कोई व्यापारी अपना माल लेके और आदिवासियों के गांव में होके, आदिवासियों की बस्ती, जनजातियों की बस्ती में होके अगर जा रहा है तो जनजाति उससे कर लेते थे। उस कर का नाम था बोलाई। कर का नाम टैक्स। टैक्स का नाम क्या था? बोलाई है। इसी को एक कर और था, उसको कहते थे रखवाली। क्या? रखवाली कर। बोलाई कर और रखवाड़ी कर, ये लेते थे। क्यों लेते थे? कि भाई आप सेठ जी हो, सेठ जी आपकी गाड़ियां, बैलगाड़ियां निकल रही, माल भर के जा रहा है, आप वहां दूसरे शहर जाके बेचोगे, और आप कहां होके ले जा रहे हो? हमारे क्षेत्र में होके। हमारे क्षेत्र में कुछ चोर उचक्के रहते हैं, वो है तो हमारे ही। चोर उचक्के किसके हैं? हमारे ही है। पर हम उनको तभी रोकेंगे जब आप हमको थोड़ा सा क्या दे दोगे, और अगर आप हमको टैक्स नहीं दोगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि भाई लूट लो, तो फिर वो सारी गाड़ियों को आपकी लूट लो। तो इस तरह से आदिवासी जो है वो कौन सा टैक्स लेते थे? रखवाली और बोलाई। ऐसे टैक्सों को जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये क्या सिस्टम है, ये किस बात का टैक्स लेते हैं, कि साहब इनके क्षेत्र में ऐसे होकर गुजरने का। अरे तो भाई इसमें गलत क्या है? राजा भी तो अपने राज्य में से निकलने का टैक्स लेता है, नहीं लेता है क्या? लेकिन अपने को लगता है कि वो तो राजा है, वो ले सकता है, और आदिवासी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? वो जिस क्षेत्र पे उनका कब्जा है वो उनका हुआ, नहीं हुआ क्या? और अगर वो कोई निकल रहा है और उससे टैक्स ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो ये रखवाड़ी और बोलाई कर जैसे राजा लेता है, राजा के राज्य में से आप निकलोगे तो टैक्स लेंगे।
इस तरह से क्या होता है, आखिरकार ये 2-4 चीजें हैं जिनसे कि आदिवासियों में और अंग्रेजों में, और अंग्रेजों का मतलब कौन, अंग्रेजों का समर्थन कौन करते हैं, राजा, तो राजाओं ने और अंग्रेजों ने मिलकर आदिवासियों की क्या स्थिति कर दी, दयनीय। फिर आदिवासियों ने, कभी वो जंगल में रहते थे, वो यहाँ कभी आते ही नहीं थे, आते थे क्या, अरे भाई आते थे क्या, तो जब नहीं आते थे, यहां से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर वो किस बात का टैक्स देना चाहो, तो टैक्स भी नहीं देते थे। इसलिए जनजातियों पे, वो जंगल में रहते थे, राजा उनसे टैक्स भी नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था, क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं थे, राजा के राज में रहते ही नहीं थे, वो शहर में रहते नहीं, वो तो जंगल में रहते। तो राजा ने सड़क बनवाई, भाई राजा टैक्स किस लिए लेता है, कि जनता के लिए सड़क बनवाऊंगा, जनता के लिए झील बनवाऊंगा, तालाब बनवाऊंगा, कुआं बनवाऊंगा, है जनता के लिए तरह तरह की सुविधाएं। हेलो, समझदार है बच्चा। हाँ भाई, तो देखो 2-3 बार आ गया था, तो मैं कि पता नहीं क्या आग लग गई, कहीं आग लग जाए है? तो अपन बात क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आदिवासियों की और अंग्रेजों की या राजाओं की समस्या क्या थी, आखिर इन्होंने आंदोलन क्यों की, ये बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को यहाँ आना नहीं है, ये मुख्य राज्य है, और राज्य में जनता क्या लेता है, रहने वालों से टैक्स लेता है ना। क्यों लेता है, क्योंकि राजा इनके लिए क्या बनाता है, सड़क, राजा इनके लिए क्या बनाता है, तालाब, झील, राजा इनके लिए क्या देता है, प्याऊ बनाता है, राजा इनके लिए वृद्धाश्रम बनाता है, शिक्षा के आश्रम बनाता है, कई चीजें बनाता है, तो फिर राजा क्या लेगा। लेकिन जनजाति कहते हैं कि हम तो आपके ना तो तालाब का पानी पीते हैं, ना आपकी सड़क पे चलते हैं, ना आपके आश्रम में पढ़ते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो राजा कहता है बिल्कुल ठीक, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेज है, अंग्रेजों ने कहा यार ये जंगल में टोल के टोल रहते हैं, इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते हो। राजा ने कहा साहब ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था है, नहीं लेते इनसे कभी। अंग्रेजों ने कहा नहीं, टैक्स बढ़ाओ, और टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करें, इन पे भी टैक्स। फिर आदिवासियों जाके पूछा कि भाई तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो आदिवासी बहुत खुश हुए कि वाह मजा आ गया, पहली बार क्या देंगे हम। ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, आदिवासी नाराज हुए, उनको दिक्कत हुई कि क्यों देंगे हम टैक्स, हमने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिए, हमारे बाप दादों ने कभी नहीं दिया, हमारी पीढ़ियों ने नहीं दिए, अब हमसे आप क्या ले रहे हो, तो ये गलत है, इससे नाराज हो गए। फिर ऐसे ही कसर क्या हुआ कि एक बार लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई जनगणना, और जनगणना की कहानी आपको मालूम है। जनगणना करने के लिए आदिवासी बस्तियों में पहुंचे, तो वहां जाके कहा कि यार उनके, उनमें पता नहीं कि कौन सा समझदार व्यक्ति था आदिवासियों में कोई, उसने कह दिया कि ये किस लिए आए हैं, कि इसलिए आए हैं कि जिनकी मोटी पत्नी है और पति कैसा है, पतला है, तो उस पतले पति से मोटी पत्नी को तो ले लेंगे और उसको कोई पतली पत्नी छांट के देंगे, और ऐसे ही जो मोटे पति हैं उनको मोटी पत्नी देंगे, ऐसे मैच बनाएंगे। ऐसे कोई आदिवासियों में समझदार था कोई, उसने इस तरह की बात, ये बात उनमें फैल गई, तो उन्होंने फिर भगाया, फिर वो जनगणना करने वाले जो थे उन्होंने अपनी अपनी चप्पलें हाथ में लेके। तो इस तरह से क्या है कि जनजातियों में और राजाओं में या प्रशासन में कई तरह की चीजें बैठ गई। तो इस कारण आपको समझ में आया कारण क्या थे, क्यों विद्रोह किए थे जनजातियों ने, समझ में आई बात, क्यों किए थे, क्योंकि वो मुख्य धारा से दूर रहते थे। पहला कारण, उन जो रखवाली और बोलाई कर थे, रखवाली कर और बोलाई कर, ये उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया, इनको इन पे रोक लगा दी कि भाई ऐसा कोई टैक्स नहीं लोगे, आदिवासियों से कह दिया। दूसरी बात, आदिवासियों पे ही क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए। तीसरी बात, वनों के बारे में, जंगल के बारे में जो अधिकार थे आदिवासियों के, वनों पर भाई अपने हिसाब से वनों को काटेंगे, वनों से फल फूल सब किसके अधिकार में रहेंगे, आदिवासियों के। तो इसमें ना जो रोक लगा दी अंग्रेजों, उन्होंने कहा नहीं, वनों में जितने भी फल फूल हो रहे हैं उनमें से थोड़े बहुत रख लो तुम, बाकी के इधर भेजो। कहाँ भेजो, समाज में भेजो, मार्केट में भेजो। तो इसमें आदिवासियों ने प्रॉब्लम की। और भी 2-4 चीजें हैं, लिख लो फटाफट। कारण, जल्दी से लिखो कारण, ये कारण आपको मिलेंगे नहीं जल्दी से, है ना। पहला कारण लिखो, आदिवासी, अंग्रेजों के आने के पश्चात, अंग्रेजों के आने के पश्चात, फास्ट लिखना है ना, जल्दी जल्दी। अंग्रेजों के आने के पश्चात
उन पर, सॉरी आदिवासियों पर, उन पर क्यों लिखो आदिवासियों पर, कोष्टक में लिखना जनजातियों पर, दोनों एक ही बात है। आदिवासियों पर ऑब्लिक जनजातियों पर, अंग्रेजों के आने के पश्चात आदिवासियों पर ऑब्लिक जनजातियों पर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, विभिन्न प्रकार के क्या लगाए गए, कर लगाए गए, विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए। दूसरा कारण लिखो, उन्हें झूम खेती, झूम खेती, खेती की जगह कृषि लिख लेना, झूम कृषि करने से रोका गया, लिखो उन्हें झूम कृषि करने से रोका गया। तीसरा लिखो, झूम कृषि करने से रोका गया। तीसरा लिखो, उनके वन अधिकारों पर, उनके वन अधिकारों पर रोक लगाई गई। वन अधिकार मतलब समझ रहे हो ना, लिखो वन अधिकारों पर रोक लगाई गई। अगला लिखो, रखवाली तथा बोलाई कर समाप्त कर दिए गए, रखवाली तथा बोलाई कर समाप्त कर दिए गए। रखवाली और बोलाई कर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए गए। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में रखवाली और बोलाई कर समाप्त कर दिए गए। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में प्रशासन के द्वारा क्या किया गया, हस्तक्षेप किया गया। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, ठीक है। तो ये कारण थे। अब आप इनको पढ़ो एक बार, कोई कारण ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। ऐसा कोई है क्या? चौथा क्या लिखा है, रखवाली तथा बोलाई कर। मैंने बताया था ना कि आदिवासी अपने क्षेत्र से निकलने वाले माल से, सामान से टैक्स लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे। कौन सा टैक्स लेते थे, रखवाली और बोलाई, वही है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से रखवाली बोलाई को निकालो बाहर, और बाहर निकाल के लिख लो आदिवासियों द्वारा लिया जाने वाला कर। आदिवासी ये कर लेते थे, रखवाड़ी और बोलाई। भाई जैसे राजा अपने क्षेत्र से निकलने वालों से क्या लेता है, टैक्स लेता है, चुंगी, चुंगी लेता है, टोल टैक्स लेता है। ऐसे ये क्या लेते थे, रखवाड़ी और बोलाई, ये दो टैक्स थे। इनके मुखिया होते थे, जैसे बिलों का मुखिया क्या होता है, गमेती, गमेती होता है क्या, तो वो क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। बदले में ये कहते थे कि आपका माल सुरक्षित निकल जाएगा हमारे यहाँ से, आपके माल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसके लिए अपने आप हमको क्या दे दो, थोड़ा सा टैक्स दे दो, ठीक है। तो रखवाली और बोलाई कर होते थे, ठीक है। अब अपने को अब बताओ क्या कह रहे थे, सर ने क्या लिखाया, अब समझ में आई बात। जब तक अपन चीजों को क्लियर नहीं करते हैं ना दिमाग में, तब तक अपने गलतफहमियां रहती हैं। अपने मन में किसी भी जाति के प्रति, किसी भी समाज के प्रति कभी भी दुर्भावना, गलत बातें मत रखो। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। हर समाज में, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर समाज में, हर जाति में बुरे लोग। अपनी क्या ये संकीर्ण मानसिकताओं की वजह से ही अपना देश जो है ना वो पिछड़ रहा है। जातिवाद इस तरह हावी हो गया है कि हर किसी को अपनी जाति दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। ये आपकी गलती नहीं है, ये पढ़े लिखे विद्वान लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप तो अभी बच्चे हो, आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हो, आपका तो ये समझने का टाइम है। तो आपको तो ये गलती करना लाजिमी है, क्योंकि आप गलती करोगे तभी सीखोगे। अभी आपने जनजातियों के बारे में जो भी पढ़ा होगा कल्चर में,
वो जिस तरह से लिखाया होगा या जिस तरह की परिस्थितियों में बताया होगा उसको आपने अपनी तरह से समझ लिया, लेकिन अपने को हर जाति हर समाज को सम्मान की दृष्टि से देखना है, क्योंकि उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, और सब में है। तो ये फिर सब में है तो ये कह सकते हैं कि हर मनुष्य अपनी तरह का है, मानव है सभी, और मानव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपने दिमाग को क्या रखो, क्लियर रखो। जनजातियां बुरी नहीं थी, जनजातियों की समस्याएं थी, उनमें शिक्षा नहीं थी, वो क्या करें, गरीबी थी उनके पास साधन नहीं थे, तो वो क्या करते। आज अपने को अगर मान लेते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं फिर आगे लिखना, कि 5 लोग थे एक जहाज पे सवार थे, और वो जहाज 5 लोग थे जहाज पे सवार थे, और कहां गया वो जहाज, समुद्र में वो जहाज जो है खो गया, उसका जो है अता पता नहीं चला। खोते खोते वो 5 लोग, नाव थी, ज्यादा बड़ा जहाज नहीं था, वो एक टापू पे पहुंच गए। उस टापू पे पीने के लिए पानी तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने कोशिश की कि थोड़े दिन जैसे तैसे अपने जो नाव में जो बिस्कुट थे, जो नमकीन थी, जो भी छोटी मोटी चीजें लाए थे वो खाने की, वो खाया। फिर उन्होंने कहा भाई सामान कम रह गया है और कोई मदद करने वाला आया नहीं है, कोई जहाज आता जाता दिखेगा बड़ा तो उसको इशारा करेंगे, हम फंस रहे हैं यहाँ पे, ले चल। तो 5 लोग फंसे हुए थे, उनमें एक छोटा बच्चा भी था, करीब 15 साल का, 15-16 साल का, ठीक। अब धीरे धीरे वो जहाज पे जो पानी था उनका पीने का वो भी खत्म होने लग गया, टापू पर जो पानी था वो भी पीने का, वो भी, क्योंकि बरसात का पानी इकट्ठा था, उन्होंने पी लिया, समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, तो वो पानी भी खत्म हो गया। धीरे धीरे उनके पास बिस्कुट के 2 पैकेट बचे। फिर लोगों ने सोचा अब हर दिन का केवल 1 बिस्किट खाएंगे, 5 के 5 क्या खाएंगे, हर दिन केवल 1 बिस्किट। फिर और दिन बीते तो उन्होंने कहा कि अब आधा बिस्कुट ही खाएंगे, और धीरे धीरे लेकिन वो बिस्कुट भी खत्म हो गया, नमकीन का 1-1 दाना खत्म हो गया, पीने का पानी भी नहीं बचा। अब 5 की स्थिति बेहद खराब हो रही थी धीरे धीरे। ऐसे में वो लड़का जो था उस पर रहा नहीं गया, उसने समुद्र का पानी पी लिया। समुद्र का पानी पिया तो समुद्र का पानी पीते उसकी हालत खराब हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ गई तो चारों को लग गया कि ये जरूर क्या होगा, मरेगा भाई। ये उनमें से 5 ने जो है, 4 ने सोचा, बाकी के 4 जो थे कि ये लड़का अब क्या होगा, मरेगा, ये बचेगा नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे से सलाह की कि यार ये मरेगा भाई, आज ये निश्चित रूप से मर जाएगा, तो क्यों ना अपन इसको पहले ही मार के और इसको खा लें, तो कुछ दिन अपन बचे रहेंगे। और ये पक्का था कि वो मरेगा, ये बिल्कुल पक्का था। आखिरकार उन लोगों ने क्या किया, उस लड़के को मारा और उसको खा लिया। कुछ दिन वो चल गया और फिर अचानक कोई जहाज आया था, और जहाज से उन्होंने इशारा किया आग जला के, तो वो जहाज उधर आया और उनको बिठा के आखिरकार वो चले गए वापस। 2-4 दिन तो एडमिट रहे, फिर धीरे धीरे, इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड, और आखिरकार वो सही हो गए, फिर वो बच गए 4 के 4। लेकिन उनको किसी ने उन पे मुकदमा कर दिया कि इन्होंने एक लड़के को मार के खाया था, तो मुकदमा हो गया। जज ने कहा, सारी परिस्थितियां सुनी, फिर जज ने कहा कि ठीक है, ये कोई पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अधिकतम लोगों का क्या हो रहा था, भला। 4 लोग थे, वो लड़का ऑलरेडी मरने वाला था, अधिकतम लोगों का क्या हो रहा था, भला। लेकिन आप सोचो, क्या ये सही था भाई? आप भूखे मर रहे हो तो आदमी को खा जाओगे क्या? नहीं। इसलिए आप है ना, अपराध को इस तरह देखो कि अपराध कई बार आदमी नहीं करना चाहता है पर अपराध होते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपने को समझना चाहिए। अब लिखो पहला, मेर आंदोलन। मेर 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 विद्रोह लिखो। लिखो अजमेर के पास मेरवाड़ा अजमेर के पास मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर जाति का प्रभुत्व था। मेर नाम की जनजाति थी और उसका शासन कहां था? मेरवाड़ा, अजमेर के पास मेरवाड़ा। मेर जाति के लोग थे, कहां रहते थे? मेरवाड़ा में। अंग्रेज आए तो वही मैंने आपको बताया भाई, अंग्रेजों ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये बार बार क्या करते थे? लड़ाई झगड़े करते थे,
अंग्रेजों ने इनको समझाया कि देखो लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपराध नहीं करने हैं, ये काम छोड़ दो। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया कि ठीक है, अब हम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और आप भी मत करना, हम पे हम हमारे रहेंगे, तुम तुम्हारे। अंग्रेजों का जो कैप्टन था वो था डफ, डफ नाम का था, कैप्टन डफ। चलो अभी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आखिरकार ये समझौता हो गया मेरों में और अंग्रेजों में। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि किसी कोई मेयर था, उसने शराब वराब पी रखी थी और उसने देसी पी रखी थी, देसी पी के उन्होंने किसी अंग्रेज को गाली दे दी। गाली दे दी तो उसको पकड़ के बढ़िया पीटा अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने उसको पीटा तो रात को और बाकी मेरों को पता चला, वो बाकी के मेयर आए, जब अंग्रेज सो रहे थे थाने में आए, थाने में आग लगा गए, और थाने में आग लगा गए तो 2 4 5 पुलिस वाले एक साथ जिंदा जल गए। तो इस चीज से क्या हो गया, उनमें फिर से झगड़ा हो गया, फिर से विद्रोह हो गया, और आखिरकार ये विद्रोह अजमेर, जो अजमेर के पास मेरवाड़ा है, वह मेरवाड़ा बटालियन, जो ब्यावर छावनी थी, ब्यावर छावनी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करने के बाद आखिरकार ये विद्रोह शांत। इतना ही तो लिख लो। अंग्रेजों तथा मेरों में अपराधों को लेकर मेरों में अपराधों को लेकर आपसी खींचतान चल रही थी। आखिरकार एक समझौते के माध्यम से मेरों ने लूटपाट एवं अपराधों से दूर रहने की, मेरों ने लूटपाट एवं अपराधों से दूर रहने का विश्वास दिलाया। मेरों ने लूटपाट तथा अपराधों से दूर रहने का क्या दिलाया, विश्वास दिलाया। मतलब उन्होंने, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, दोबारा बोलूं, लाओ देख दिखाओ। अंग्रेजों तथा मेरों में अपराधों से खींचतान चल रही थी, आखिरकार एक समझौते के माध्यम से मेरों ने लूटपाट तथा अपराधों से दूर रहने का, देखो कहां तक लिख लिया पता नहीं, आखिरकार एक समझौते के माध्यम से मेरों ने लूटपाट तथा अपराधों से दूर रहने का वादा किया, विश्वास दिलाया, जो भी लिखना चाहो लिखो। लिख लिया? और कौन रह गया बताओ? ये लो। बात यह है कि मेरों ने क्या किया, अंग्रेजों से समझौता, और समझौते में क्या था कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे। किसने विश्वास दिलाया? मेरों ने। लेकिन लिखो, परंतु 1818 में हुए इस समझौते को, 1818 में हुआ था ये समझौता, 1818 में हुए इस समझौते को 1819 में तोड़ दिया गया। 1819 में क्या कर दिया? तोड़ दिया गया। और जब 1819 में समझौता टूट गया तो आगे लिखो, अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट, लिख दोगे क्या? देखना, मुझे भी नहीं आता लिखना, तो इंग्लिश में तो लिख देता हूं। इंग्लिश में तो क्या है कि थोड़ा एडवांटेज रहता है, ऐसे कुछ भी कर दो तो पता नहीं चलता ई है कि ए है, हैं? सही है ना, गलतियां छुप जाती है। हिंदी में छुपती नहीं गलती, हिंदी में दिख जाती है, इंग्लिश में आसानी रहती है थोड़ी। चलो लिख लो फटाफट। सुपरिंटेंडेंट था एफ बिल्डर। क्या नाम था? एफ बिल्डर। बिल्डर, बिल्डर बॉडी बिल्डर होता है ना, उसमें से बिल्डर ले लेना, बिल्डर। अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट था बिल्डर।
ठीक है। और विल्डर ने मेरों के विद्रोह को कुचला। क्या किया? कुचला, सख्ती से पेश आया, कुचला उसको। मेरों के विद्रोह को कुचला। कुचलना जानते हो ना? जब आलू उबल जाता है तो उसे क्या करते हैं? पराठे बनाने के लिए कुचलते हैं ना, बस। अगला लिखो। आखिरकार 1822 में 1822 में मेरवाड़ा बटालियन क्या बनाई? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करके मेरों को नियंत्रित किया गया। आखिरकार 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करके मेरों को क्या किया गया? नियंत्रित किया गया। ठीक है क्या? समझ में आई बात? तो मेरवाड़ा जो विद्रोह हुआ है मेरों का, उसमें याद रखने की बात क्या है कि एक तो बिल्डर, पुलिस, अंग्रेज पुलिस अफसर कौन था? एफ बिल्डर। और एक याद रखने की चीज है कि 1822 में क्या बनी? मेरवाड़ा बटालियन। एक याद रखने की चीज है कि मेरवाड़ा कहाँ है? अजमेर के पास। ये भी आपने पढ़ा होगा, एकीकरण के टाइम पे अजमेर मेरवाड़ा को कहाँ मिलाया था? राजस्थान में मिलाया था ना, 1 नंबर 56 को। ठीक, अगला लिखो। भील विद्रोह। भील 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 होता है ना? भील का मतलब क्या होता है? हाँ, भील का मतलब क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। ठीक है, तो भील विद्रोह ये आपको कल्चर में पढ़ाएंगे, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मुझे नहीं पता क्या होता है भील, है ना? लिखो, पढ़ा दिया क्या? बस तो वही पढ़ाएंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अभी जाऊंगा इसमें, फिर वो तरह तरह की अपनी बातें करेंगे, फिर टाइम निकल जाएगा। इसे लिखो भील विद्रोह। और भील विद्रोह सर्वप्रथम लिखो, भील विद्रोह सर्वप्रथम 1818 में उदयपुर राज्य में हुआ। कारण तो आपको पता थे, कारण पता है ना सारे भाई, कारण तो आपको पता है। भील विद्रोह सर्वप्रथम कहां हुआ है? 1818 में। और कहां हुआ है? उदयपुर राज्य में। लिखो, कर्नल जेम्स टॉड। ये जो जेम्स टॉड है ना, जिन्होंने अपने घोड़े वाले बाबा जो इतिहास लिखते हैं, ये उस टाइम के उदयपुर के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहते हुए इसने, जेम्स टॉड ने क्या किया? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने का क्या किया? प्रयास। और रखवाड़ी बोलाई ये कर हटा दी। और भीलों से कहा, ये क्या घूम घूम के खेती करते हो, एक जगह टिक के कर लो। भीलों ने कहा, हमको मजा ही घूम घूम के आता है, हमको ऐसे एक जगह टिक के खेती करने में मजा। तो फिर उसने रोक लगाई कि नहीं करोगे ऐसे। फिर भीलों ने कहा, आता मजा सटक ली। क्या बोलते हैं उसको? अट्टा माजी। हाँ, वो किसने बोला? भीलों ने। तो क्या हो गया फिर? विद्रोह। लिखो, भील विद्रोह। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भील अपनी पाल के समीप, चलो ज्यादा मत लिखो, ऐसे लिखो, रखवाली तथा बोलाई कर को कर्नल टॉड ने भीलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, कौमा, रखवाली एवं बोलाई कर समाप्त कर दिए। तथा भीलों से उनके परंपरागत अधिकार भी छीन लिए। परंपरागत क्या छीन लिए? अधिकार छीन लिए।
क्या क्या लिखा है? भीलों से। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया? भीलों से अपने परंपरागत अधिकार भी छीन लिए। भीलों से उनके परंपरागत अधिकार, मैंने बताया था ना मैं, जैसे जंगल पे किसका अधिकार है? भीलों का, और परंपरा से चला आ रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने आके उसको क्या कर दिया कि नहीं, जंगल पे तो हमारा भी अधिकार है, तुम्हारा ही तुम्हारा थोड़ी। भीलों ने कहा भाई तो हम जंगल में हम रहते हैं, तुम तो यहाँ शहर में रहते हो, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? शहर में, वहीं पे पेड़ उगाओ, वहीं पे फसल उगाओ, जंगल में क्यों आते हो? हम तो आते नहीं शहर में। इस तरह से विवाद हो रहे थे। ठीक है, लिखो। फिर आखिरकार क्या किया कि बहुत सारी घटनाएं, मैं क्या लिखाऊं तुमको? हाँ तो मैन ही तो कोशिश कर रहा हूँ ना, बहुत सारी घटनाएं इसमें, तो लिखो। कर्नल जेम्स टॉड वाली बात लिख ली, रखवाली बुलाई कर समाप्त हो गई, ये भी लिख ली, परंपरागत अधिकार त्याग दी, वो भी लिख ली। फिर लिखो मुख्य आंदोलन ऋषभदेव में हुआ था। एक तो ये याद रखना। तो मुख्य आंदोलन ऋषभदेव जानते हो ना, उदयपुर के पास एक जगह है जहाँ पे केसरिया नाथ काला जी लोक देवता भीलों के और जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका मंदिर है ऋषभदेव। तो मुख्य आंदोलन ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। मुख्य आंदोलन कहाँ हुआ? ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। आगे लिखो, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं मेवाड़ की बाकी सेनाओं ने, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं मेवाड़ की बाकी सेनाओं ने मिलकर भीलों के विरुद्ध अभियान चलाया। क्या चलाया? अभियान चलाया। अंत में 1826 में गरासिया भील नेता 1826 में गरासिया भील नेता दौलत सिंह, गरासिया भील नेता क्या नाम था? दौलत सिंह। दौलत सिंह ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। गरासिया भील नेता दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में गरासिया भील नेता दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जल्दी लिखो, लिख लिया क्या? लिख लिया? अंत में गरासिया भील नेता दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये बाकी लोग भी तो लिख लेते हैं, जल्दी लिखा पर पड़ा। लिख लिया ना? चलो लाइन लिखो आगे। अंग्रेजी सरकार ने 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। मेवाड़ भील कोर, ठीक है, कोर, ये कोर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना सेना थी। जैसे मेरवाड़ा के मेरों को रोकने के लिए कौन सी बनाई थी? मेरवाड़ा बटालियन। यहाँ भीलों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बना दी? मेवाड़ भील कोर। इसका काम क्या है सेना का? कि भील अगर विद्रोह करेंगे तो उनको दबाने के लिए कौन जाएगी? मेवाड़ भील कोर। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें भील सैनिक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें भीलों को भर्ती किया है। इसका मतलब क्या है? भीलों को रोकने के लिए बनाई। क्या बनाई? मेवाड़ भील कोर। कब बनाई है? 1841 में। आगे लिखो।
तो ये हो गया आपके उदयपुर वाला प्रारंभिक, ठीक है। फिर एक आंदोलन आता है जो गोविंद गिरी ने किया था, भीलों का एक आंदोलन है, और जिसको किसने किया था, मानगढ़ के जो गोविंद गिरी है उन्होंने किया। उनके बारे में लिख लेते हैं, लिखो अगला। अब इसमें तो कहां तक लिखेंगे, इसको तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बिखरे बिखरे फैक्ट हैं, मैंने तो मेरे हिसाब से लिखा दिया, इसमें तो बिखरी बिखरी बातें हैं। चलो लिखो, मानगढ़ धाम एवं गोविंद गिरी, मानगढ़ धाम, हाँ हाँ हेडिंग डालो, मानगढ़ धाम एवं गोविंद गिरी। गिरी, गोविंद गिरी का नाम सुना है क्या आप में से किसी ने? हाँ तो लिखो, मानगढ़ धाम एवं गोविंद गिरी। देखो भाई, गोविंद गिरी जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो है एक गांव पड़ता है बेसिया, जिसको बांसिया कहते हैं, बेसिया कहते हैं, उस गांव में जन्म हुआ था। और गोविंद गिरी जो है प्रारंभ में क्या थे, एक उपदेशक थे, वो भीलों को क्या करते थे, समझाते थे, उपदेश देते थे, भाई तुम क्या कर रहे हो कि यार ये चोरी वोरी मत क्या करो, भाई झूठ मत बोला करो, माँ बाप को क्या क्या करो, माँ बाप की सेवा क्या करो, सच बोला करो, और ये तू भील इधर आ, तू अंग्रेजी कपड़े क्यों पहन के आया, स्वदेशी कपड़े पहना करो। कौन समझाते थे? गोविंद गिरी। तो ये सारे और भीलों को कहते थे कि भाई अपने क्या रहना है, मिलजुल के रहना है। कैसे रहना है? मिलजुल। तो मिलजुल के रहने के लिए क्या बनाओ, संप सभा। क्या बनाओ? और क्या बनाओ, एक पंथ बनाया उन्होंने, पंथ बोलते हैं संप्रदाय को, पंथ जैसे अपने होते हैं ना ये दादू पंथी, नानक पंथी, कि आप कौन से पंथी हो, कि हम वो हैं, कौन से पंथी होते हैं, मीरा पंथी, दादू पंथी, है ना। तो इस तरह से पंथ का मतलब एक जैसी विचारधारा, एक जैसी उपासना पद्धति वाले लोग, यानी जिनके पूजा करने का तरीका क्या हो, एक जैसा हो, सेम, उनको कहते हैं पंथी, ठीक है। तो इन्होंने बताया एक भगत पंथ, भगत पंथ में भाई क्या करते हैं, तो भगत पंथ में बनाते हैं एक दोना। दोना जानते हो क्या? अरे दोना जानते हो? दोना जो साधु महात्मा है वो एक बढ़िया हवन कुंड सा, और उसमें आग जलाते रहते हैं, सर्दियों में तो पूरी सर्दी उसमें तापते हैं, गर्मियों में थोड़ा दोने से दूर उठ जाते हैं, फिर उसमें कभी सुबह शाम ही हाथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं दोना। तो दोने में क्या करते हैं, दोने में आहुतियां देते हैं, दोने के साथ बैठते हैं, दोने के आसपास चारों ओर इकट्ठा करके बातें करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो ये काम कौन करते थे? भगत पंथ वाले। तो गांव गांव में भगत पंथ यानी गोविंद गिरी ने क्या खोल दिए, दोने, दोने बनवा दिए और अखाड़े खोल दिए। धीरे 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 भगत जो गोविंद गिरी जो है उसकी बातों का भीलों पे क्या होने लग गया, असर। भगत पंथ क्या होने लग गया, धीरे धीरे फेमस, प्रसिद्ध हो गया। फिर धीरे धीरे उनके अनुयायियों की यानी भक्तों की संख्या भी बढ़ने लग गई। ऐसी स्थिति में गोविंद गिरी ने सोचा कि यार अब तो अपन काफी फेमस हो गए, तो जो व्यक्ति पहले फेमस हो जाता है फिर बाद में क्या करता है वो, अरे चुनाव लड़ता है, लड़ता ही नहीं लड़ता है। उसने सोचा, अब उस टाइम पे चुनाव तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे राजा बनने का तरीका क्या है कि अपने सारे सेवकों को बुलाओ और एक जगह इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके जो भी राजा है उसके विरुद्ध क्या कर दो, युद्ध कर दो, और युद्ध में जीत जाओ और आप राजा बन जाओ। यही तरीका था ना उस टाइम। तो गोविंद गिरी ने सोचा कि अपन क्यों ना अब राजा ही बन जाते हैं। तो गोविंद गिरी ने कहा भाई भीलों का राज्य लाएंगे अपना। भीलों ने सोचा वाह अपना राज्य आएगा, कि सही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहा कि वहां जाओ, मानगढ़, मानगढ़ नाम की पहाड़ी थी बांसवाड़ा में, और मानगढ़ की पहाड़ी पे इकट्ठा कर लिया सारे भीलों। किसने? गोविंद गिरी ने। भीलों को क्या कहा, हम लाएंगे भीलों का राज। भीलों ने सोचा भाई अपना राज आएगा, अपने को जंगलों में जाके नहीं रहना पड़ेगा, अपन यहाँ रहेंगे। अपने में तो भीलों, हर भील ने सोच लिया भाई मैं आरएस बनूंगा, राज आएगा जब, मैं आईएएस बन जाऊंगा, है मैं डॉक्टर बनूंगा। हर भील ने सोच लिया मैं क्या बनूंगा, मंत्री बनूंगा। लेकिन सारे के सारे भीलों को लेके गोविंद गिरी ने पहाड़ी पे इकट्ठा कर लिया, और हर भील से कह दिया था कि लाठी तलवार बंदूक जो भी हो ना पास में वो लेके आना, कि क्या करना है कि लड़ाई भी तो करनी पड़ती है, हाँ लड़ाई कर लेंगे, ठीक है लड़ाई कर लेंगे।
तो ऐसे करके ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानगढ़ धाम पे बिलों का जमावड़ा हो जाता है। सरकार को पता चलता है कि बिल इकट्ठे हो रहे हैं पहाड़ी पे, तो सरकार उनको, जो एक बड़ा सा भोंपू होता है ना, भोंपू, ये इस तरह का ये माइक है, ऐसे वो एक भोंपा नहीं होता है, उसको लेके जाती है सरकार। फिर पुलिस पहाड़ी को घेरती है। फिर पुलिस कहती है कि पुलिस ने आपको 3 तरफ से घेर लिया है। अरे चौथी तरफ तो खुद पहाड़ी है ना। पुलिस ने आपको 3 तरफ से घेर लिया है और भलाई किसमें है कि आप क्या कर दो। बिलों ने कहा कि आपने हमको घेर लिया है तो हमने भी आपको घेर लिया है, इसलिए हम समर्पण नहीं करेंगे। और हमने, हमारे चारों गांव, चारों तरफ हमारे क्या है, गांव, तो आप भी घिरे हुए हो। आखिरकार जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने अपना माथा पीट लिया कि यार इनको कैसे समझाएं। फिर दोबारा कहा, अरे कि भाई मान जाओ, नीचे उतर जाओ, अपने अपने घर जाओ, यहाँ फालतू मत बैठो, ये गोविंदगिरी तुमको मरवाएगा बेकार में। लेकिन बिलों ने नहीं सुनी। गोविंदगिरी जो थे उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे संघर्ष करेंगे। आखिरकार मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913, वेरी गुड, 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ, हत्याकांड हुआ। गोलियां चली, दोनों तरफ से गोलियां चली, उसमें बहुत सारे भील जो है, हजारों भील उसमें मारे। गोविंदगिरी का क्या हुआ, गोविंदगिरी क्या हुआ, नेताओं को भी गोली लगती है क्या, लगती है, नहीं लगती है। गोविंदगिरी भागे, भागते हुए पकड़े गए। अंग्रेज भापड़े बेचारे अच्छे थे, अंग्रेज कभी मारते नहीं थे। अंग्रेज मारते थे जब कोई मारना ही पड़े तो। अंग्रेजों ने गोविंदगिरी को पकड़ा, बोल क्या करें, क्या यार कुछ नहीं, ले चलो जेल, ले चलो जेल। ले गए। अंग्रेजों ने कुछ सालों जेल में रखा, 20-20 साल का कारावास दिया था, लेकिन 2-3 साल बाद गोविंदगिरी को छोड़ दी कि अब तू आंदोलन करेगा कि नहीं, अब कोई कभी भीलों को इकट्ठा करके लड़ाई करेगा कि नहीं, ठीक है तो इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ आएगा, नहीं आऊंगा, छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर वो ईडर होता है एमपी गुजरात की तरफ, उस तरफ बॉर्डर की तरफ चला गया। ईडर में ही उनकी आखिरकार मृत्यु हुई। ये कहानी है गोविंदगिरी की। लिखो लिखो, मानगढ़ लिख दिया क्या, हेडिंग क्या डाली थी, लिखो। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, अरे लिखो भाई, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित कर एक आंदोलन की शुरुआत की। अब 2 लाइन गोविंदगिरी के लिए लिख लो। एक आंदोलन की शुरुआत की। अब गोविंदगिरी के बारे में 2-3 बातें लिख लो, ठीक है। ये हो गया गोविंदगिरी, गांव का नाम बांसिया, ठीक है, डूंगरपुर, है ना। जाति भील नहीं थी, ध्यान रखना तुम, यही गड़बड़ी है। आंदोलन करने वालों का नेतृत्व करने वाला भी उसी जाति का हो, ये जरूरी। बूंदी बरड़ में किसान कौन थे, गुर्जर। आंदोलन करने वाले नेतृत्व कौन कर रहा था, नैनूराम। तो शर्मा तो गुर्जर नहीं होते, उतने क्या। ऐसे ही कहीं भी देख लेना, बिचौलिया में साधु सीताराम दास धाकड़ था क्या, नहीं। विजय सिंह पथिक धाकड़ थे क्या, नहीं। बेगू में रामनारायण चौधरी, किसान कौन थे, धाकड़। रामनारायण चौधरी कौन थे, अग्रवाल थे। रामनारायण चौधरी कौन थे, अग्रवाल थे, जाट नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह जाति क्या है, बंजारा। इनके गुरु का नाम लिखो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखते जाओ एरो डाल डाल के, ठीक है। इन्होंने साधु राजगी, बूंदी अखाड़े के
बूंदी के साधु राजगिरी, कौन सा गिरी, राजगिरी को अपना गुरु बनाया। और राजगिरी की वजह से इन्होंने राजगिरी से गिरी ले लिया और गिरी लेके अपने लगा लिया। नाम क्या था उस में, गोविंद, है ना। तो गिरी ले लिया और गिरी लेके कहाँ लगा लिया, अपने नाम। जैसे भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंबेडकर उनका सरनेम नहीं था, उन्होंने अंबेडकर सरनेम किससे लिया था, अपने गुरु से। उनके गुरु थे, ब्राह्मण थे, और उनके गुरु जो अंबेडकर के गुरु थे उनका नाम क्या था, अंबेडकर, उनका पीछे का नाम, सरनेम। तो उन्होंने अपना सरनेम किसको दे दिया था, डॉक्टर भीमराव। ठीक है, ऐसे ही गोविंद गिरी, गिरी कहां से आया, उनके गुरु साधु राजगिरी। ठीक है, लिखो। तो अब तो ये क्या लिखें, यही लिख लो। इन्होंने 1883 में, देखो मैं कल कंफर्म कर दूंगा, हालांकि मुझे लग रहा है 83 है, 1883 में संप सभा की स्थापना की। 83 है क्या, अरे वेरी गुड। 1883 में संप सभा की क्या की, स्थापना। कहां तक याद रखे, तो इतनी सारी तारीखें याद रखनी पड़ती हैं, फिर भी देखो सही तो है ना। हाँ, तुक्के मारता हूं वो भी सही हो जाते हैं मेरे। 1883 में संप सभा की स्थापना की। 1911 में भगत पंत, सही है क्या, 3 में है क्या, 3 में तो इसका पहला अधिवेशन था, भगत पंत। ठीक है, भगत पंत 1903 में तो ये है ना, संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पहली बार बैठक हुई थी इसकी। तो कहां बैठते थे, जाके मानगढ़ पहाड़ी पे। ठीक है, भगत पंत। आगे लिखो, गांव गांव में धूणे स्थापित किए, धूणे, ये धू और ये णे, धूणे स्थापित किए। संप सभा के, आगे लिखो, धूणे स्थापित किए, फटाफट लिखते जाओ, शॉर्ट में लिखा करो, जो आपको समझ में आ जाए ना वैसे लिख दिया करो। धूणे स्थापित किए। संप सभा के अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित होते थे। संप सभा के अधिवेशन कहाँ होते थे, संप सभा के अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित होते थे। संप सभा के अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित होते थे। आगे लिखो, 17 नवंबर 1913 संप सभा के अधिवेशन पर, 17 नवंबर 1913, कॉमा लगा देना, संप सभा के अधिवेशन पर अंग्रेजी सरकार द्वारा सेना भेजकर गोली चलवाई गई। अंग्रेजी सरकार के द्वारा सेना भेजकर, अंग्रेजी सरकार के द्वारा सेना भेजकर गोली चलवाई गई, जिसमें हजारों भील मारे गए। अब देखो, ये जो गोलीबारी हुई थी ना, इसमें 3 सेनाएं शामिल थी। जो अंग्रेजी सेना आई थी ना गोली चलाने, उसमें एक तो थे मेवाड़ भील कोर वाले, जो 1841 में बनी थी ना मेवाड़ भील कोर। तो भीलों को रोकने कौन जाएगी, तो एक सेना तो कौन सी थी, मेवाड़ भील
कोर। एक सेना का नाम था वेलेजली राइफल्स। क्या नाम था? वेलेजली राइफल्स। ये दो सेनाएं, और एक और थी, तो दो सेनाएं लिख लो, ठीक है। लिखो, गोलीबारी करने में मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स तथा राजपूत रेजिमेंट शामिल थी। राजपूत रेजिमेंट को और लिखो तो लिख लेना 7वीं। कौन सी राजपूत रेजिमेंट है? 7वीं राजपूत रेजिमेंट शामिल थी। ये लो, लिखो फटाफट, राजपूत रेजिमेंट शामिल थी। आगे लिखो, इसे राजस्थान का नहीं, इसे देश का पहला प्रथम जलियांवाला कांड कहा जाता है। इसे देश का प्रथम। भाई जलियांवाला खुद कब हुआ है? 1919 में, और ये पहले ही हो गया ना 13 में, इसलिए इसको कहते हैं देश का प्रथम जलियांवाला कांड। समझ गए क्या? देश का प्रथम जलियांवाला कांड कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो, कल एक मोतीलाल तेजावत का आंदोलन है, 10 मिनट में इसको करा देंगे, फिर अपने प्रजामंडल पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। नहीं समझ में आएगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो और